What's the total assets under management of Grow AMC as of date? When we started, हमारा AUM was close to about 200 crores. So we are now close to 5,000 crores in 2 years, 3 years. That's amazing. तो अभी आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन वुड बी फुल्ली इन म्यूचुअल फंड्स या आप बाकी भी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो? So largely I invest in equity and hybrid funds. And then for some risk aversion, I invest in arbitrage. You mentioned that unfortunately you invested in ULIP back in the day. So Yeah. why do you say unfortunately? So for example, I invested in ULIP from 2010 to 2013. Per year about 1 lakh I used to give. जब मैंने 2015 में उसको withdraw किया, my XIRR was about 6.5%. अगर मैं वो same 1 lakh अगर mutual funds में invest करता per year, my XIRR has been close to 20-22%. One fund which I was checking was India's first total market index fund Total with market index 750 stocks was Yeah, also yeah. launched. Yeah, तो yeah. ये वाला फंड क्या एग्जैक्टली एंड कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट है? तो वी क्रिएटेड दिस फंड कि कोई फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है और ये उनके लिए मस्ट है. वी बिलीव दिस इज अ बेटर फंड देन अ निफ्टी 100 बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप एक्सपोजर. फैक्ट शीट कितना इंपॉर्टेंट है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड? देखिए फैक्ट शीट पे कई सारे. तो आप इन्वेस्टिंग कितने साल से कर रहे हो एंड आप ये जो पूरा इन्वेस्टिंग करियर है आप कैसे इसमें आए? सो मैंने चालू किया था अपने इन्वेस्टिंग करना 2002 से. जब मैं एक्चुअली स्कूल में था. देन मेरा एक दोस्त था जो उसने इंश्योरेंस का जस्ट वो लिया था, क्या बोलते हैं, एजेंसी. एंड ही गॉट मी टू इन्वेस्ट इन अ यूलिप. तब तो हमको यूलिप वगैरह ये सब पता नहीं होता था, बट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देन. उसको मैंने काफ़ी समय ट्रैक किया, मैंने समझा कि ये इसमें 3-4% रिटर्न ही क्यों आ रहे हैं. देन फर्स्ट सीरियस इन्वेस्टमेंट मैंने किया अपनी जॉब चालू करने के बाद. तब तक मैं म्यूचुअल फंड्स और एफडीज में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता था ड्यूरिंग कॉलेज डेज, ड्यूरिंग स्कूल डेज. बट फर्स्ट सीरियस इन्वेस्टमेंट मैंने 80C के लिए किया था. दिस वाज इन बैक इन 2009-2010 पीरियड. दैट आल्सो अनफॉर्चुनेटली आई डिड इन अ यूलिप. और फिर जब थोड़ा समय हुआ, फिर मैंने द नेक्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट मैंने 2013 में किया था. व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट हाउस. एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स मुझे रियलाइज हुआ कि द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इंडिया इज इन म्यूचुअल फंड्स. एंड इसलिए आई चेंज माई एंटायर ट्रेजेक्ट्री टू फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. एंड देन माई करियर ट्रेजेक्ट्री कि अब मुझे एजुकेट करना है और म्यूचुअल फंड्स में इंडियंस को इन्वेस्ट कराना है. देन सिंस देन आई हैव बीन अ फुल फ्लेजेड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर. तो अभी आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन वुड बी फुल्ली इन म्यूचुअल फंड्स या आप बाकी भी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो? सो इन्वेस्टमेंट इज लार्जली इन म्यूचुअल फंड्स. तो म्यूचुअल फंड्स में आप जैसे म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट. देयर इज इक्विटी, देयर इज हाइब्रिड, देयर इज कमोडिटीज, देन देयर इज डेट एंड आर्बिट्राज. तो लार्जली आई इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स. And then for some risk aversion, I invest in arbitrage, and multi-asset allocation is part of the hybrid funds, but that has been a large part of my allocation right now. What would be the percentage asset allocation between all these funds? देखिए मेरा अभी थोड़ा-सा स्क्यूड अप है, बिकॉज़ देयर इज़ अ लार्ज लिक्विडिटी इवेंट जो अभी हुआ है बिकॉज़ ऑफ ग्रो गोइंग पब्लिक. बट जनरली द व्हाट आई लाइक टू मेंटेन इज़ अबाउट 60 to 70% in equity, about 20 to 25% in hybrid, largely in MAF and BAF sometimes. What is MAP? MAF is multi-asset allocation Okay. funds, जो आपके इक्विटी में, डेट में एंड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है किसी मैफ में. बैफ इज योर बैलेंस एडवांटेज फंड जो सिर्फ गो इक्विटी एंड डेट में करते हैं, बट दे मेंटेन द प्रोपोर्शन कि आपको आपका ड्रॉ डाउन प्रोटेक्ट करके चलते हैं, राइट. तो दिस आर द टू गुड फंड्स फ्रॉम अ हाइब्रिड पर्सपेक्टिव. So, and then remaining commodities, I would say, is roughly about 10 to 12% exposure for me. And then I keep some part in arbitrage. एंड कमोडिटीज भी आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही एक्सपोजर जी, जी, लेते जी. हो? तो मेरा ये एकदम क्लियर है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी, जो भी इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ एक्सेप्ट आपका जो प्राइमरी घर है, जिसमें आप रहते हैं, उसके अलावा जहाँ भी हमको इन्वेस्ट करना है, वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी इंस्टेंटली लिक्विडेबल जब भी आपको चाहिए, क्योंकि वो आपको रिस्क नहीं लेना है. और वी आर ऑल वर्किंग क्लास पीपल, वी अर्न इन वी अर्न सैलरीज़, राइट, एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड. सो वी वांट टू इन्वेस्ट जहाँ पे हमको रिस्क बहुत रहे, हमारा एक्सेस रहे पैसों का. तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो इसलिए आई इन्वेस्ट ओनली वाया म्यूचुअल फंड्स एंड ओनली व्हिच देयर इज नो रिस्क, राइट. लाइक कि फिजिकल गोल्ड आप रहोगे तो उसमें देयर आर मल्टीपल रिस्क. सो आई इन्वेस्ट ओनली वाया म्यूचुअल फंड्स एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग. So how many mutual fund schemes would you have invested in? देखिए मेरा लॉन्ग टेल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आई कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स.
कि आई कीप एक्सप्लोरिंग कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कुछ स्कीम लॉन्च किया है, हाउ आर दे मैनेजिंग इट, व्हाट इज द डिफरेंट, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज कि टेक अ स्मॉल एक्सपोजर एंड मॉनिटर इट डेली, और मार्केट मूवमेंट्स आपको समझ में आ जाता है। बट लार्जली इफ यू टॉक अबाउट द टॉप 90% ऑफ माई पोर्टफोलियो, वो अबाउट 7 to 8 स्कीम्स में कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एंड इन द सेम एसेट लोकेशन जैसा मैंने आपको बताया। You mentioned that unfortunately you invested in ULIP back in the days. So या why do you say unfortunately? देखिए यूलिप, देखिए क्या होता है, देर आर, यूलिप इज एन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। नाउ द वे यूलिप, और उस समय पे ऐसे स्ट्रक्चर हुआ करते थे, अभी थोड़े से बेटर हो गए, बट स्टिल आई वुड से सिग्निफिकेंटली लेसर, सिग्निफिकेंटली वर्स ऑफ देन म्यूचुअल फंड। उस समय पे बहुत ज़्यादा अपफ्रंट कमीशन होता था, 2010 की मैं बात करूँ तो, और लाइक 30% टाइप्स अपफ्रंट कमीशन होता था, विच विल गो फ्रॉम योर योर इन्वेस्टिंग। द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच यू विल जनरेट इन यूलिप वर कैप्ड, राइट? भले ही मार्केट लिंक्ड हो, बट लाइक यू विल गेट एनीवेयर बिटवीन 3 से 6 या 7% तक, भले ही मार्केट में बहुत रिटर्न्स आए हों। बिकॉज़ आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, उस प्रीमियम का लार्ज पार्ट इज़ आल्सो गोइंग इंटो इंश्योरिंग, राइट? इंश्योरिंग योर हेल्थ, इंश्योरिंग योर लाइफ। So, combining those two have never been fruitful. So, the best way to invest is कि आप एक टर्म प्लान लीजिए जिसका बहुत कम प्रीमियम होता है। उस टर्म प्लान के थ्रू आप इंश्योर हो जाएँगे। यू विल ऑफ कोर्स नॉट हैव मनी बैक और एनी काइंड ऑफ एंडाउमेंट, बट दैट इज़ मनी यू आर स्पेंडिंग, लाइक आपके दिमाग में बहुत क्लियर है कि 12-15,000 पर ईयर आप स्पेंड कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर कवरिंग you against any undue risk which is happening. And the remaining money you invest in mutual funds, right? So, for example, I invested in ULIP from 2010 to 2013, per year about 1 lakh I used to give. जब मैंने 2015-2016 में उसको विड्रॉ किया, my XIRR was about 6.5%. अगर मैं वो सेम 1 लाख अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता पर ईयर, my XIRR has been close to, could have been 20-22%, right? In that time period it was like the markets did very well. तो वो जो अपॉर्चुनिटी which I left on the table was something which I understood, and that's why I believe कि mutual funds are better off than ULIPs. तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका परसेंटेज कैगर कितना रहा होगा ओवर द म्यूचुअल फंड्स? श्योर, तो मेरा अभी जैसे कि लाइफ टाइम एक्सायरर जो है, इट्स क्लोज टू अबाउट 12 to 13%। ऑल्सो क्योंकि आई डोंट चेज वेरी हाई रिटर्न्स, लाइक सो द वे मैं इसको इस तरह से ऐसा सोचता हूँ कि सी आई हैव हैड अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर पाथ, राइट? ऑलवेज इन स्टार्टअप्स, ऑलवेज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। सो मैंने इस तरह से अपना मैनेज किया कि इन वन पार्ट ऑफ माई लाइफ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क विच इज इन माई करियर। सो इन मनी वाइज आई ट्राई टू curtail the kind of risk which I take, right? So, इसलिए I have never targeted a very high return. If you target very high return, then you're taking high risk as well, right? So there I have tried to maintain between 10 to 12%, and luckily because of the bull run, I have gotten between 12 to 15% now. And so I don't take much. Till now, I wasn't taking much higher risk with my portfolio. But going forward, maybe I will allocate more to equity, and this is a good timing, good time also to do that. तो आपको लगता है कि अभी इट इज़ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स राइट नाउ? Yeah, yeah. It is always a good time. See, first thing is for you to start investing. And right now, but I would say कि अगर आप invest कर रहे हैं तो do your risk return profiling, and it's definitely a good time, right? Markets have not given a very good returns in the last 1 year. There are pockets of opportunity, but it's very important कि आप कौन सा fund select करते हैं, right? आप जैसे अगर आप large cap लेते हैं, mid cap लेते हैं, small cap लेते हैं या multi cap लेते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कौन से फंड में क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आप किस टाइप का मार्केट कैप एक्सपोजर जानते हैं। जैसे पर्सनली इफ यू आस्क मी, राइट नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स, because I am believing, personally I believe there is a lot more opportunity there, and if I have to invest for 5 to 7 year kind of horizon, then small cap is giving a very good risk return profile. A lot of good stocks have corrected in the last 1 year or so. So there is a very good opportunity. We recently launched a small cap fund for our investors to capture the same opportunity. I'm investing heavily in my own small cap fund. Oh wow, Yeah. amazing. What's the total assets under management of Grow AMC as of date? So Grow AMC का exact as of today is 4,888 crores, क्या बात है! close to 5,000 crores. एंड ये कब चालू हुआ था ग्रो एएमसी? See, हमने इंडिया बुल्स एएमसी का एक्विजिशन हुँ, कंप्लीट किया था इन मई 2023। अक्टूबर 2023 हमने अपना फर्स्ट फंड लॉन्च किया था। So we are roughly about 2 years, 3 months into existence since our first fund launch. And when we started, हमारा AUM was close to about 200 crores. So we are now close to
5,000 crore in 2 years, 3 months. That's amazing. Yeah. And 2 साल में 5,000 करोड़ का AUM करना, I think that's just phenomenal. And you mentioned that you've been into mutual fund investing since the last I think 10 years you said? 10 साल No, से आप about mutual 15 years now. अच्छा 15 साल से. तो जी. 15 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. 15 साल पे आप बोल रहे हो 12-13% has been Yeah, the yeah, XIRR. yeah. Yeah. So I think you're the best person to answer all these questions and help all of us understand about mutual fund investing as well. Sure. So when you manage 5,000 crores of money at Grow AMC, what is the framework when it comes to picking stocks? I was reading that you follow QGARP framework, QGARP, which is correct. quality and growth at reasonable price. जी. एकदम simple language में if you have to explain quality and growth at reasonable price framework to a 13-year-old who's watching this, how जी. would you do that? Sure, sure. देखिए, so हम लोग 3 philosophies follow करते हैं. QGARP is our core philosophy for core equity funds. So QGARP means quality and growth at reasonable price. See, there are multiple types of stocks which are available, right? And so QGARP is a little subjective, and I'll try to explain it very simply. First thing is quality. आप किसी भी स्टॉक को अगर आप उठाते हैं तो आप उसमें देखते हैं हाउ इज द क्वालिटी ऑफ दैट बिजनेस. So there are multiple ways to define how do you say quality. We try to define it in 2 ways. First is quality of management, right? So quality of management के भी multiple parameters है. Has this management been truthful to the small shareholders? Have they generated returns over a period of time? What is their qualification? So वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं. Of course subjective. Then we look at quality of the industry, right? Is there tailwind in the industry? Is the industry growing? Then we look at quality of that particular business, right? क्या वो business भी grow कर रहा है? Will it grow along with the category or it will grow faster than the category? So broadly, this is how much more deeper, but this is how we define quality. Second, very important, growth, right? So quality आपकी अच्छी हो सकती है business की, पर अगर आप grow नहीं कर रहे हैं, तो you will never be able to generate good returns, is what we believe, right? All investing in India is kind of growth investing because India is a growing country. So we try to understand कि कैसा growth वो company ला रही है. Is it getting market share? Is it acquiring market share? Is it losing market share? How fast are they growing? What are the principles of their growth, right? So that is kind of growth for us. Once we have done this two exercise, फिर हम देखते हैं कि अगर stock में हमको entry लेना है, so what is the price at which we should enter the stock? And that is where the reasonable price come in. और basic philosophy is this कि अब it can be very high quality stock, very fast growing stock, पर अगर आपने बहुत हाई वैल्यूएशन पे एंट्री लिया तो यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट रिटर्न्स इन दैट स्टॉक. तो इसलिए वी रीजनेबल प्राइस आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर फिलॉसफी. वी लुक एट कि कैसा ट्रेंड रहा है प्राइसिंग का. यू नो, ऑफ कोर्स समटाइम्स यू गेट इट रॉन्ग, समटाइम्स यू गेट इट राइट, बट आइडिया इज टू गेट दैट स्टॉक एट द राइट प्राइस. So if you can give an example कि Yeah. कोई एक इंडस्ट्री या तो कोई एक कंपनी विदाउट नेमिंग दैट अगर आप असेस कर रहे थे तो क्या आपने देखा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड हाउ डिड यू डिसाइड दैट ओके दिस इज ग्रोइंग एट अ रीजनेबल प्राइस एंड इसका Sure. वैल्यूएशन जस्टिफाइड क्यों है? So without naming any company, can you explain with an example? When we were evaluating the EV space, right? So EV is a very fast growing industry. We are very comfortable with betting on companies जो EV में grow कर रहे हैं. तो हमको EV में एक पोजीशन लेना था in one of our core equity funds. We evaluated few companies. एक कंपनी जो हमने evaluate करी very popular, but we figured out कि lot of corporate governance issues, right? हमने founder का profile देखा, कैसे उन्होंने operate किया है. So while the company is growing, available at a good valuation, very strong brand, but we were not very comfortable as per our understanding. So we didn't take a position. Then the second company we evaluated, very early stage, right? Still, I'm talking about 2 years back, very or 1.5, 2 years back, very early stage. Still to prove कि वो लोग will they be able to grow, but we could see कि slowly उन्होंने जो build किया है foundation, it was coming into effect in their output. मार्केट शेयर थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लग गया था. ऑन ग्राउंड फीडबैक वाज़ वेरी स्ट्रांग. वी डू अ लॉट ऑफ आवर ड्यू डिलिजेंस. So we took an early position in that company. We are very comfortable with the quality of business, quality of management. That company has generated good returns for us. Of course, we exited that company also when when market identified, after we identified, and एकदम से bull run आया, then it became a unsustainable valuation for us. So हमारे जो QGAR में reasonable price वाला वो है that the trigger it got triggered. So we exited, and when it corrected, then we entered again. So this is how we keep playing our QGAP strategy. So अगर एक कोई यंग रिटेल इन्वेस्टर है जो 21 ईयर ओल्ड है एंड इफ ही हैज 10,000 रुपीज पर मंथ टू स्टार्ट हिज एसआईपी, सो आप क्या रेकमेंड करोगे कि कितना परसेंटेज कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? देखिए सी, मैं सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंटली ये बोलूँगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर,
क्योंकि हर पर्सन का गोल्स बहुत अलग-अलग होते हैं, उनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल बहुत अलग-अलग होता है। एकदम ब्रॉड लेवल पे अगर हम बात करें, तो आई वुड से कि यू शुड हैव से सम एक्सपोज़र इन लार्ज कैप फंड्स, सम एक्सपोज़र इन मिड कैप, सम एक्सपोज़र इन स्मॉल कैप एंड सम एक्सपोज़र इन कमोडिटीज़। लार्जली इक्विटी प्रोपोर्शन अगर आप 5 ईयर, 7 ईयर होराइज़न के लिए कर रहे हैं, तो इक्विटी exposure will be 60 to 70%. Hybrid can be between 10 to 20%, and then have like 10 to 12% exposure in commodities. If it's possible, have 5 to 6% in international funds. But अभी there the valuations are very high, so I wouldn't recommend that. उसमें आप थोड़ा वेट कर सकते हैं. But अगर आप just start कर रहे हैं, तो this is the way आप अपना asset allocation कर सकते हैं. But again with a caveat, आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, आपका ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, सो प्लीज कंसल्ट अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और अ फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड आपने बताया 90% ऑफ योर मनी इज इन 7 to 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स. या सो इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड ये कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीस फंड्स स्पेसिफिकली? सी दीज आर द फंड जिसमें आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द फंड मैनेजर, एंड आई एम कंफर्टेबल कि ये फंड मैनेजर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये एएमसी ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। भले ही रिटर्न्स उसमें ऊपर नीचे होते रहे, बट आई इन्वेस्ट इन दोज फंड्स बिकॉज आई अंडरस्टैंड अनलेस कुछ मटेरियल फंडामेंटल चेंज नहीं होता है, डू नॉट विड्रॉ माई मनी. So large part of that is my own Grow AMC funds, like because I'm very comfortable with the fund managers and the way we are managing. We are very, true to the label as we call it. Like when we are saying small cap fund हमने करा है, तो we are keeping majority of our money in small cap. We have said कि हम कभी large cap fund stocks नहीं लेंगे. तो I want to have a very core small cap exposure. तो हमने small cap लिया है. I'm very comfortable with the way our fund manager Anupam, who is a very renowned fund manager in small cap category, he's going to manage the fund. So that is the way I do it. There are some other AMC funds which I do, not especially I look at funds who are not chasing momentum, right? Funds who are following a certain philosophy over a period of time. So those are the funds also where I take some exposure. So momentum जो थीम है पूरा, so would you recommend young investors who are watching this कि momentum as a theme उसको play करना चाहिए, and what exactly is that theme? हाँ, देखिए मोमेंटम थीम आई वुडंट से इज रॉन्ग, बट उसका टाइम आता है. जैसे मार्केट्स जब बहुत बुल रन में है एंड यू आर इन अ गुड कोर मोमेंटम फंड, देन दैट फंड कैन जनरेट अ गुड रिटर्न्स फॉर यू. पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, बट अभी जैसे मार्केट्स आर साइडवेज इन द लास्ट 1 year, लास्ट 1.5 years, in that time period all the momentum funds, core momentum funds have given very bad returns. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कि आपने एक टाइम पे बहुत रिटर्न्स जनरेट करे और बाकी में आपका खराब हो गया. इज अबाउट गिविंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर पीरियड. एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई लाइक टू टारगेट इन माय फंड. मोमेंटम द वे आई थिंक अबाउट इस कि मैं लॉन्ग टर्म थीम्स प्ले आउट करता हूँ. तो जैसे मैंने आपको कोर इक्विटी बताया विच इज कोर डाइवर्सिफाइड इक्विटी, बट अबाउट 10% ऑफ माई इन दैट जो मैंने 60-70% आपको इक्विटी बताया, उसमें 60% आई वुड से कोर डाइवर्सिफाइड इक्विटी. अबाउट 10% इज ऑल्सो माई थीमेटिक फंड्स, द थीम विच आई बिलीव विल प्ले आउट इन द लॉन्ग रन. जैसे रेलवेज एक थीम है, राइट. रेलवेज में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रेलवेज एज अ थीम, जिसमें IRFC है, IRCTC है, RVNL है. नो ऑल ऑफ दिस स्टॉक्स हैव इंडिविजुअली इसमें काफी रिस्क है, राइट. कुछ भी हो सकता है. कल अगर NBFC का रिस्क आ गया, तो IRFC के स्टॉक में इश्यूज आ सकता है. बट ओवरऑल इफ आई बिलीव कि रेलवेज एज अ थीम विल प्ले आउट, so I invest in railways as a theme, but only 2% of my overall portfolio. So that is the way I like to play momentum. I do not like to play momentum with a technical technical parameter, but that is my particular objective. Again, for some investor, it might make sense, right? आप अगर 10% momentum में रख रहे हैं, and when the returns, when the bull run comes, your fund will outperform. If you're comfortable with drawdowns during the non-bull run, तो आपको consider करना चाहिए. But again, for all this, you have to consult your own financial Yeah. advisor, your distributor. No, definitely. So, Yeah. इसमें let's do an interesting thing. Okay, I want you to tell me like 4-5 mutual funds of Grow जो launch हुए recently in the last Sure. 1.5-2 years. And I want you to answer कि कौन से टाइप का फंड कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है. Sure. So, for example, one fund which I was checking was I think India's first total market index fund Total with market index 750 fund. stocks was Yeah, also yeah. launched. Yeah, तो yeah. ये वाला फंड क्या एग्जैक्टली एंड कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट है? श्योर. देखिए, हम फर्स्ट एएमसी थे जिसने ये फंड लॉन्च किया. यूजुअली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, थोड़ा समझते हैं, तो वो अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपने लार्ज कैप में एक्सपोजर लिया, मिड कैप में लिया. बट मैनी म्यूचुअल फंड
मेनी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में एंटर कर रहे हैं। तो वी क्रिएटेड दिस फंड कि कोई फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है और ये उनके लिए मस्ट हैव है। या सो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड जो निफ्टी के टॉप 750 स्टॉक्स को कैप्चर करता है। सो टॉप 1 टू 100 इज लार्ज कैप, देन 101 टू 250 इज मिड कैप, 251 to 500 is small cap, and then 501 to 750 is micro cap. तो वो सारे स्टॉक्स को कैप्चर करता है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया इसका अराउंड 95% प्लस है। सो आप इंडिया के टोटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? वी बिलीव दिस इज अ बेटर फंड देन अ निफ्टी 100 बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप एक्सपोजर। एंड दिस फंड इज डन रिलेटिवली वेल। वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो या फंड को एंड यू वांट टू इन्वेस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दिस इज अ वेरी गुड फंड डिजाइन फॉर यू। आप इसमें टोटल मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Give me examples of 2-3 latest funds that have been launched and again same question, वो type का fund कौन से investor के लिए? तो अभी जो लेटेस्ट हमने फंड लॉन्च किया है दैट इज ग्रो स्मॉल कैप फंड। Okay. वी वर वेरी कंफर्टेबल विद जो स्मॉल कैप का भी वैल्यूएशन चल रहा है एंड जिस तरह से स्मॉल कैप में द स्टॉक्स विच आर अवेलेबल गुड क्वालिटी, जैसे हमारे जो क्यूगॉर फिलोसफी है, देयर आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स, गुड ग्रोइंग स्टॉक्स, बट दे हैव करेक्टेड मैसिवली, सो दे आर अवेलेबल एट अ गुड प्राइस पॉइंट। तो हमने स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया। पीपल हु वांट टू टेक स्मॉल कैप पोजीशन बट वांट टू डू इट फॉर 5 टू 7 इयर्स एंड कोर स्मॉल कैप। देखिए कई स्मॉल कैप फंड्स में क्या होता है कि अभी बिकॉज ऑफ देयर AUM साइज दे हैव स्टार्टेड टेकिंग लार्ज कैप एक्सपोजर एंड यू नो दे हैव व्हाइल 65% स्टिल स्मॉल कैप बट बहुत सारा उनका लार्ज कैप एंड अदरवाइज स्टॉक्स रहते हैं। तो हमने बोला कि द व्हाट लैक्स इन द मार्केट इज कोर स्मॉल कैप, जो सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर रहा है। और ये हमने बनाया, विल ऑलवेज रिमेन ट्रू टू द लेबल, विल ओनली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप और सम मिड कैप कंपनीज, वी विल नेवर इन्वेस्ट इन लार्ज कैप। So with that philosophy we have launched this fund, very comfortable with that. So ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क में थोड़ा on a higher side है, but they also want to target higher returns and the duration of उनका investment is a little longer, which is 5 year plus. So this is a fund suited for those kind of investors. Got it. And इसके अलावा और कौन सा fund launch हुआ है in the last 1 year? तो देखिए हम लोग कुछ थीमेटिक फंड्स लॉन्च करते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया, एंड दैट इज लार्जली सूटेड फॉर स्टॉक इन्वेस्टर्स, राइट? स्टॉक इन्वेस्टर्स, पीपल हु वांट टू प्ले आउट अ सर्टेन थीम फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे एंड हम लोग वही थीम लॉन्च करते हैं जिसमें हमको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड इन इंडिया, राइट? सो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने लॉन्च किया था ग्रो का डिफेंस फंड, देन वी लॉन्च इंडियाज ओनली रेलवे PSU इंडेक्स फंड, राइट? अभी दैट इज द ओनली फंड और अभी भी वो कैटेगरी में अकेला ही फंड है। Then we launched an internet fund. Then we launched a BSE power fund. That was also India's first, and I think still it is India's only. Right. So all these sectors are seeing a very strong growth. If you want, हम इन sectors में डिटेल में भी जाके समझ सकते हैं कि क्यों ग्रोथ आ रहा है। Yeah, that'll be interesting if we can do that. So Yeah, defense, railway, PSU, internet and power. If yeah, we can spend some time चारों sectors पे आप क्यों bullish हो, that'll be amazing. sure. तो देखिए डिफेंस पहले देखते हैं। डिफेंस इज, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। आई विल टेक वन मिनट ईच अबाउट ईच Sure. फंड, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। इंडिया का जो डिफेंस का बजट है दैट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, राइट? इस साल भी बजट में भले ही दे डिडंट टॉक अबाउट, बट यू रीड द फाइन लाइंस लेटर जो रिलीज हुआ था, बजट फॉर डिफेंस हैज कंटिन्यूअसली इंक्रीज। इंडिया इज ट्राइंग टू इंडिजिनाइज, मतलब जो लोकल प्रोडक्शन है दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज। एंड जो बड़े PSUs हैं, जो बड़े कंपनीज हैं विच वर्क इन डिफेंस, उनका जो बुक है, ऑर्डर बुक इज वेरी इज फुल फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, राइट? तो एंड बैलेंस शीट हैज बिकम ऑल क्लीनड अप and India has become India is also trying to increase its import, right? So this companies are also trying to import a lot more, and there are targets about it. So we are very comfortable with the way this company is very recent industry which has become popular soon because balance sheet cleanup has happened for this company. So as a sector we are very comfortable allocating and launching this fund for our investor and giving them this opportunity. Talking about railways, right? Railway is a long term growth story in India without a doubt, right? The way Vande Bharat trains are getting launched, आपके कवच सिस्टम जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, बुलेट ट्रेन आपने सुना होगा शायद, तो उसके लिए कई लॉट ऑफ दिस कंपनीज आर वर्किंग एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिगेस्ट पार्ट ऑफ रेलवे, लाइक इफ वुडंट नो, जो रेलवे का जो लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू है इट कम्स फ्रॉम फ्रेट, इट डज नॉट कम फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, right? And the logistics cost of railways is the least in India when you compare to air, land, etc. और गवर्नमेंट का वन ऑफ द प्लान्स ऑफ ग्रोइंग द इकोनॉमी इसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP दे हैव टू कीप ब्रिंगिंग इट डाउन। दैट मीन्स कि रेलवे पे और डिपेंडेंसी बढ़ेगी।
So multiple reasons, and we are very confident that railway as a sector will grow, long-term growth opportunity. So we launched it for our investors. Power as a sector. Power means electricity, largely if you look at it, right? So there is a strong tailwind. The power का electricity का demand बढ़ते जा रहा है across all the sectors, whether it be domestic consumption or industrial consumption, so on and so forth. EVs are increasing. तो we believe कि power का काफी growth आएगा, and uh, all three type of companies, right, who work across power generation, who works across power transmission, जहाँ पे generate हुआ और किसी और location पे आपको भेजना है, and third distribution, which is distributing the power, distributing electricity in that region, and also equipment manufacturer in power. So आप entire supply chain of power आप capture कर पा रहे हैं. So that is, we are very bullish on power as a sector. So we launched that fund and it has received a very good reception. Then internet, right? So we all know internet, we are the internet kids, right? Internet की जो companies are focusing largely on internet, like Zomato, some OTA platforms. So there are a lot of internet as an economy is going to become big in India. So companies which are operating in this, उसका हमने एक index we have launched the fund. And the recent addition जो हम इसमें कर रहे हैं, which is on the hospital, right? So हम अपने investors के लिए we keep looking out for this niche sector where they can take a position for long term. So hospital as a sector, हमने इस पे अभी index बनाया BSE के साथ मिलके, because this sector we are seeing a lot of tailwind, right? अभी क्या था, because of COVID, of course there was a pent up demand and hospital stocks shot up, but those stocks have corrected now over a period of time, and now we are seeing कि consistently इसमें growth आ सकता है, because India में India as a country is an aging country, right? As India age, medical spends will increase, and 75% of the medical spends in India are on hospitals, right? There are some very good private hospitals who are doing a lot of capex. उनका दो चीजें हम देखते हैं, occupancy rates and ARPOB, right? Average revenue per occupied bed. So all of those are increasing slowly and steadily. So we are very comfortable with that theme, and we have launched recently we are launching a fund for our investors to capture this growth in hospitals and benefit from it from a long term perspective. तो ये फंड का क्या नाम है? इस फंड का नाम है ग्रो BSE हॉस्पिटल ETF एंड ग्रो BSE हॉस्पिटल ETF FOF. ओके, गॉट इट. एंड ये कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट है? ये इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए ही, लार्जली पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, बट ये आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट बनना चाहिए. सैटेलाइट पोर्टफोलियो मतलब? हाँ, सो देखिए, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में एक आपका कोर पोर्टफोलियो होता है, इसमें आप कोर डाइवर्सिफाइड फंड, हाइब्रिड फंड, सम कमोडिटीज आप रखते हैं. देन अबाउट सम परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको एडवाइस करें, सम 10 to 12% आप थीमेटिक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिसमें आप यू प्ले आउट अ थीम, राइट? जैसे अगर आपने 2% रेलवेज में दिया, यू बिलीव कि रेलवे में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगा, सो यू बाय एंड होल्ड रेलवे का फंड. देन आपको लगता है अगर हॉस्पिटल में ग्रोथ आएगा, सो बाय एंड होल्ड हॉस्पिटल का फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यू इंक्रीज योर कंफर्ट विद दैट काइंड ऑफ फंड. सो दैट इज द सैटेलाइट पोर्टफोलियो आई टॉक अबाउट, which is like not very high allocation, 10% to 15% depending on your risk allocation completely, and that can give you very outsized return at certain point in time, but bet this is like a you are depending on your own knowledge or your advisor given knowledge कि yes, this sector will grow, so that should be part of your thematic fund portfolio. एंड व्हाई डू यू थिंक कि अभी ये जो कंपनीज है, हॉस्पिटल कंपनीज, लाइक दे विल बेसिकली बूम और मे बी दे विल बेसिकली हैव अ टेलविंड राइट नाउ? मतलब इसमें आप क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट यू थिंक कि हाँ अभी ये बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा बूम हो सकता है? श्योर. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं थोड़ा समय लेके इसके बारे में बताता हूँ. देखिए, अभी तक हॉस्पिटल में क्या था, अगर आप पिछले 5 साल में देखें, तो ये जो इंडेक्स में अबाउट 16 हॉस्पिटल्स हैं, राइट? इनका रेवेन्यू था अबाउट 32,000 करोड़ इन 2020. दैट हैज जम्प टू अबाउट 62,000 करोड़ इन 2025. बट प्रॉफिट, सो इट इज लेस देन अबाउट डबल हो गया है, राइट, इन 5 years. बट प्रॉफिट हैज बिकम 6 times, राइट? हॉस्पिटल एज अ बिजनेस जो होता है, उसमें कॉस्ट फिक्स्ड होता है आपका, राइट? आपने एक हॉस्पिटल क्रिएट किया, योर कॉस्ट इज फिक्स्ड बिकॉज लार्जली इट इज आपने पीपल हायर करे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट, राइट? तो आप दो चीजें देखते हैं, विच इज ऑक्यूपेंसी रेट. तो 60 to 70% कॉस्ट ऑफ अ हॉस्पिटल इज फिक्स्ड कॉस्ट. अगर आपका ऑक्यूपेंसी रेट 30-40% पहुंच जाता है, तो आपका जो हॉस्पिटल है दैट हैज बिकम प्रॉफिटेबल, इट स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट.
राइट? एंड सेकंड यू लुक एट आरपॉब कि एक बार ऑक्यूपेंसी रेट पहुंच गया तो व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और वो उसमें कई सारे रीजन होते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर डूइंग एक्सेट्रा, राइट? What we are seeing is ki occupancy rates have were very high during the COVID times, and after COVID also it became high, but then it normalized now, and slowly and steadily, occupancy rates are increasing across these hospitals, and ARPOB is consistently growing at a rate of 6 to 8% across all of this hospital. Lot of reasons behind it. First is ki India mein there is a huge need for medical attention. One of the India is the second most diabetic country in the world, and people are looking for medical facilities. Government is also pushing it with Ayushman Bharat schemes, or ye jo Ayushman Bharat is basically where they insure a family up to 5 lakh rupees, I think. But majority of the spends are happening in private sector, right? और लोग भी प्रेफर करते हैं, आप इंडियन मेडिकल जो पीपल हु रिक्वायर मेडिकल केयर आप उनसे बात करें तो वो दे आल्सो प्रेफर मेडिकल सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स मोर देन पब्लिक हॉस्पिटल्स, राइट? सो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा काफ़ी आ रहा है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर आप बात करें, सो 2016 में इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया में जो पे आउट होता था इट वाज 3 पॉइंट अबाउट $4 billion, व्हिच हैज़ नाउ बिकम more than 3.5 times. It is close to $14 billion now. Medical tourism is consistently increasing. Right now, last year, I think more than 6 lakhs patient visited for medical tourism in India, and this number has grown 4 times in the last 5 years. So, a lot of tailwinds we are seeing. In fact, there is one data point which I found very, very surprising. In urban India, people spend more on medical care than on food staples, right? So this is very My crazy. Then God. this is government of India survey, right? So we, and most of this money, as I said, ki majority of this medical spend 75% is going into hospitals, right? So we believe कि hospitals में जो specialist जो hospitals हैं जो structured तरीके से operate करते हैं, like corporate entities, and who have done good job of expansion, there is a lot of demand which is getting created. और अगर ये हॉस्पिटल इसी तरह से एक्सपैंड करते रहे, विच वी आर सीइंग दैट, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल इट वेरीज, एंड दैट्स व्हाई यू लॉन्च एन इंडेक्स ताकि वो रिस्क आपका मैनेज हो जाए। एक हॉस्पिटल स्टॉक में आप करेंगे तो एनीथिंग कैन गो राइट और रॉन्ग इन दैट बिजनेस, राइट? सो एज एन इंडेक्स लार्जली occupancy rates are increasing, capex is happening, expansion is happening in the good regions, ARPOB is consistently increasing. So we are comfortable with the way hospitals as a category, hospital as a theme is playing out in India because of all these reasons. तो आप बोल रहे हो कि अर्बन इंडिया में बेसिकली पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन मेडिकल बिल्स एज कम्पेयर टू द ग्रोसरीज एंड ऑल दैट दे As आर compared to the बाइंग food फूड्स। staples, yes. माय गॉड। Yeah, yeah. तो ये मतलब कैसे हो रहा है? लाइक मेडिकल पे ज़्यादा खर्चा, लाइक कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है, मतलब यंगस्टर्स वगैरह भी इस पे स्पेंड कर रहे हैं या इट्स ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स? देखिए वो सर्वे में इट वाज ओनली अबाउट जो डिफरेंट कैटेगरीज जो आती है हुँ, एज वाइज, उसमें गैप नहीं था, ओके। कैटेगराइजेशन नहीं था, सो आई कांट कमेंट ऑन द एज ग्रुप, हुँ, बट रफली अबाउट 5 पॉइंट क्लोज टू 6% इज मेडिकल पे स्पेंड। फूड ओके। स्टेपल्स पे आप देखेंगे तो इज अबाउट 5.5% टाइप्स, ओह! सो ओके। इट्स लिटिल हायर ऑन मेडिकल एंड साइड। ये मेडिकल में आई थिंक आई अज़्यूम ये सारे मतलब मेडिसिन्स प्लस हॉस्पिटल बिल्स प्लस जो भी या सो देखिए 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं। वन इज हॉस्पिटल्स, सेकंड इज फार्मेसी जो आपकी वो होता है, थर्ड इज मेडिकल इक्विपमेंट्स, ओके, सो लाइक दिस, राइट? सो और उसमें हॉस्पिटल इज द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस व्हिच इज अबाउट 74 to 75%। एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स में क्या-क्या आएँगे? Your surgical, your syringes, ओके। any equipment which is used हुँ, at the time of hospitalization ओके। and at the time of your own usage, those kind of things। वाओ! दिस इज़ सरप्राइजिंग स्टैट। Yeah, ये पता नहीं था। बट ऑल्सो तो अभी ये आपने बताया कि इसका ईटीएफ लॉन्च किया है, जी, राइट? ETF and ETF FOF। ओके, क्या फ़र्क होता है ईटीएफ, ईटीएफ, एफओएफ और इंडेक्स फंड में? श्योर, श्योर। सो देखिए ईटीएफ इज़ बेसिकली एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, राइट? तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स यू आर इन्वेस्टिंग इन व्हिच अ फंड मैनेजर इज़ डिसाइडिंग फॉर यू। ईटीएफ में वो बंच ऑफ स्टॉक्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं। एक सर्टेन उनका एलोकेशन होता है। इन दिस केस इट इज़ फ्री फ्लोट मार्केट कैप, कैप्ड एट 20% पर स्टॉक। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होगा, आप उसमें कभी भी बाय एंड सेल डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। दिस इज़ स्पेशली सूटेड फॉर वो इन्वेस्टर्स जिनके पास डीमैट अकाउंट होता है, who are comfortable investing in stock market like that, right? ETF, FOF और index is almost the same. They are investing in an index. ETF, FOF में आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं which is maintaining the proportion in the way of index.
Index is directly investing in that same proportion, right? So it's very similar funds, but they operate more like mutual funds where you have a day end NAV. आप उसको रिडीम करेंगे तो उस डे एंड के NAV पे वो रिडीम होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे तो डे एंड के NAV पे वो इन्वेस्ट होगा. So it's more mutual fund way of investing. ETF is more stock way of investing. So if I can just summarize, so ETF is basically कि ये listed है stock markets में और उसकी एक value होगी, वो मैं जी. purchase कर सकता हूँ and Yeah. then वो मैं sell कर सकता हूँ directly on the stock market, stock Correct. exchange. Correct. And ETF, FOF and index fund is basically कि mutual fund जैसा जहाँ पे NAV होगी, net asset value होगी Correct. हर एक mutual fund की and then Correct. वो NAV के basis पे मुझे units allot हो गए Correct. and then मेरे NAV के basis पे मेरे units की value increase या decrease होगी. Correct. Is that correct understanding? Absolutely. और इसमें कई इन्वेस्टर्स जैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका क्या कंफर्ट है और आपको किस समय कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे अगर आप लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIPs करना चाहते हैं, देन म्यूचुअल फंड इज द वे टू गो. अगर आप प्राइस टारगेट कर रहे हैं और आप राइट प्राइस पॉइंट पे बाय करना चाहते हैं, राइट प्राइस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा ट्रेड करना चाहते हैं, तो ETF इज द वे टू गो. फॉर एग्जाम्पल मैं जनरली FOF में इन्वेस्ट करता हूँ. FOF is fund of funds. Fund of funds, which is like index fund, but it invests in the same ETF. Right, so it's more operates like an index fund only. और एक्सपेंस रेशियो वाइज अगर मैं बात करूँ तो तीनों कैटेगरीज में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किस में लगेगा? यूजुअली ETFs में कम एक्सपेंस रेशियो रहता है, बट ETF FOF में भी काफ़ी कम ही एक्सपेंस रेशियो रहता है, वो 10-12 बिप्स ऊपर लगता है. बट लार्जली लाइक पैसिव्स एज अ कैटेगरी हैज़ वेरी लो एक्सपेंस रेशियो ओवरऑल. कितना एक्सपेंस रेशियो होता है पैसिव कैटेगरी में ऑन एन एवरेज? So it varies, but anywhere between 20 to 40 bips is usually So the range. 0.2 to 0.4%. 0.2 to 0.4. तो अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, उसको 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है ओनली इन इंडेक्स फंड, लेट्स अज्यूम जी. इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे कौन से 2 या 3 इंडेक्स फंड्स है जो आप उनको रेकमेंड करोगे? श्योर. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप न्यू टू कैटेगरी हैं, फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करिए. कोर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ऐसे देख सकते हैं, मल्टी कैप एज अ कैटेगरी देख सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए. पर अगर आप इंडेक्स फंड में चालू करना चाहते हैं, तो आप टोटल मार्केट इंडेक्स फंड से चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के पूरे मार्केट ऑलमोस्ट फुल मार्केट कैप को कैप्चर करता है. बट अगेन कैविएट के साथ कि आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए. एंड देन फिर आप थोड़े थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और पहले आपने कोर इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया, फिर थोड़ा आप कमोडिटीज़ में 10-12% कमोडिटीज़ में रख सकते हैं, एंड अबाउट 5 to 10% आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थीमेटिक फंड्स में डाल सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो. मोमेंटम चेस करने के लिए नहीं, बट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ जिसमें कंपाउंडिंग होगा, विच इज़ होपफुली which is defense, railways, hospital, this type of themes. So this is how मैं suggest करूँगा you can approach. और सेम अगर मैं ETFs के लिए पूछूँ, सो कोई यंग रिटेल इन्वेस्टर है, उसको 3 ETFs में इन्वेस्ट करना है, तो कौन से 2 या 3 ETFs आप रेकमेंड करोगे? देखिए, ETFs में सजेस्ट करूँगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पहले बनिए, थोड़ा कंफर्ट लीजिए, देन आप ETFs में इन्वेस्ट करना शुरू करिए. पर अगर आप ETF से ही चालू करना चाहते हैं तो बेस्ट है निफ्टी 50 ETF. निफ्टी मिड कैप ETF इज ऑल्सो देयर, स्मॉल कैप ETFs भी होते हैं, और उसमें भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. स्मॉल कैप में बट आई डोंट रियली सजेस्ट ETF करें. स्मॉल कैप में एक्टिव फंड में काफ़ी अल्फा क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, सो प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइजर एंड देन गो फॉर अ गुड स्मॉल कैप फंड. ETFs में कई सारे थीम भी होते हैं, जैसे डिफेंस है, रेलवेज है, हॉस्पिटल एज अ थीम है, पावर एज अ थीम है, उसमें भी आप थोड़ा-थोड़ा अलोकेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. Awesome, this is very very helpful for all the young investors who are watching this. Sure. एक और क्वेश्चन जो सबको आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया, हाँ. बट अभी कितने साल ये म्यूचुअल फंड स्कीम को होल्ड करना है, तो Yeah. उसका क्या आंसर है? देखिए, मैं इसमें 2 कैंप्स हैं. देयर इज़ अ कैंप ऑफ थॉट जो बोलता है कि आप 20 साल तक होल्ड करिए, बहुत समय तक होल्ड करिए. मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ. आई बिलीव कि आपको हर 6 मंथ्स में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए. भले ही आप 90 to 95% टाइम आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, बट स्टिल रिव्यू योर पोर्टफोलियो, राइट? क्योंकि अभी क्या होता है, AMC लेवल पे कई सारे चेंजेस आते रहते हैं, राइट? फंड मैनेजर कुछ फंडामेंटल अगर चेंज आया, विच इज़ किसी AMC में कुछ इश्यू आया, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, फंड मैनेजर चेंज हुआ, फंड में कुछ द वे जो फंड वो मैनेज करना चाहते हैं उसमें कुछ चेंज आया, तो आपको वो इवैल्यूएट करना चाहिए और वो एनालाइज करना चाहिए, डज इट फॉलो इन द सेम वे आई वांट टू रन माय पोर्टफोलियो. और आपके एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उनको तो डेफिनेटली पता होगा बिकॉज़ वो लोग मॉनिटर करते हैं. तो वो आपको बताएँगे कि इस फंड में अगर कुछ चेंज आया तो आपको क्या करना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट हर 6 मंथ्स में रिव्यू करिए. मेजॉरिटी टाइम्स आपको चेंज नहीं करेंगे, बट आपको अवेयर होना चाहिए स्कीम्स में क्या हो रहा है.
आप आपके म्यूचुअल फंड यूजुअली कितने टाइम में तो चेंज आई करते हो? रिव्यू एवरी 6 मंथ्स। ओके। ऑफ कोर्स अब तो ऐप पे है तो आई लुक एट इट डेली, बट मेरा हार्ड फिक्स है कि एवरी 6 मंथ्स आई मेक एनी फंडामेंटल चेंज। मोस्ट टाइम्स आई एम नॉट मेकिंग एनी फंडामेंटल चेंज। बट जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई डिडंट हैव मच स्मॉल कैप का एक्सपोज़र। बट दिस ईयर हमने डिसाइड किया, हमने स्मॉल कैप फंड लॉन्च लॉन्च किया। आई वाज़ आल्सो कंफर्टेबल कि स्मॉल कैप में अभी एक्सपोज़र आना चाहिए, सो आई इंक्रीज़ स्मॉल कैप एक्सपोज़र। लास्ट ईयर मैंने मैथ में अपना एक्सपोज़र बढ़ाया था। कमोडिटीज़ में मैंने अपना एक्सपोज़र नहीं बढ़ाया था, बट मैथ के थ्रू आई टूक कमोडिटी एक्सपोज़र। सिल्वर से इट्स अ हॉट टॉपिक नाउ, बट सिल्वर से आई वाज़ वेरी अनकंफर्टेबल विद द वे इट वाज़ रनिंग और मुझे बहुत वोलेटिलिटी लग रही थी। तो मैंने ईटीएफ में हमारा जो एसआईपीज़ थे वो बंद किए एंड आई ट्रिम डाउन माय पोज़ीशंस इन सिल्वर। सो मैं अक्रॉस ईटीएफ्स में आई डू इट एवरी, आई वुड से एवरी 7 डेज़ टू 15 डेज़, every week to fortnight. Mutual funds, I do it in 6 months. So do you recommend that people should stop their SIPs in silver ETFs if they are doing right now? Like a recommendation, I wouldn't give it like this. If you have the right asset allocation, see silver, of course, there's a lot of speculation, right? There is without a doubt. और उसमें काफ़ी रन अप हुआ है। आई वुडंट बी एबल टू से कि सिल्वर में अब रन अप हो सकता है कि नहीं, बट इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एसेट, राइट? तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए देख रहे हैं, तो सिल्वर में आप, आई वुडंट से कि आप 2% से ज़्यादा अलॉकेट करें, राइट? दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। अगेन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ही विल बेटर टेल यू। बट आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप सिल्वर के अपसाइड डाउनसाइड को कैप्चर करना चाहते हैं, देन दैट्स योर प्रेरोगेटिव। वी आर वेल्थ क्रिएशन, वी आर वेल्थ क्रिएटर्स, राइट? हम लोग लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग देखते हैं, तो इसलिए सिल्वर वी आर मोर कंफर्टेबल विद 2 to 3% काइंड ऑफ एलोकेशन। हमारे मैथ में भी आई थिंक सिल्वर इज क्लोज टू 3% नाउ, बिकॉज आवर आइडिया इज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। गोल्ड इज अ लिटिल हाई क्योंकि बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड करेंसी depreciating, we believe कि gold is still a good opportunity, तो gold में हमारा is a good allocation in MAF। तो गोल्ड इज बेटर, मोर स्टेबल, लेस वोलेटाइल एसेट। अगर आप कमोडिटीज की बात करें तो सिल्वर इज मोर वेरी वेरी स्पेकुलेटिव राइट नाउ So आप बोल रहे हो that gold में invest करना will be better as compared to फॉर अ silver? लॉन्ग टर्म, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म। जैसे मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, जैसे गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड एफओएफ है, सो मैं अभी गोल्ड एफओएफ के थ्रू बाय करता हूँ, राइट? दिस ऑल्सो आंसर्स योर क्वेश्चन कि कब एफओएफ और कब ईटीएफ लेना चाहिए। तो एफओएफ में लेने से मुझे मोर डिसिप्लिन आता है, राइट? लाइक इट्स अ म्यूचुअल फंड। आई 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 हैव इन्वेस्टेड वन टाइम लमसम एंड अब मैं उसमें एसआईपी करता हूँ, तो आई नो कि ये मुझे 10 साल होल्ड करना है। तो इट्स अ गोल्ड आई इन्वेस्ट बाय दैट, सिल्वर आई इन्वेस्ट ओनली बाय ईटीएफ। Okay. बिकॉज़ आई नो कि मुझे इस प्राइस पॉइंट पे मैंने एंटर किया है, मुझे किसी प्राइस पॉइंट पे एग्ज़िट एग्ज़िट करना है, बट आई डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 2% ऑफ माय पोर्टफोलियो इन सिल्वर एवर। राइट नाउ तो इट्स माइट बी लेसर देन। So gold FOF में आपने कब इन्वेस्ट किया था एंड कितना रिटर्न हुआ था उसमें? श्योर, तो मैंने गोल्ड में हमेशा ही अपना एक्सपोज़र रखा है। अब आई हैव ऑलवेज़ इन्वेस्टेड अबाउट 5 टू 6% मेरा हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टेड रहता ही है। अबाउट 2% सिल्वर में रहता है। पर गोल्ड में मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ लाइक अबाउट नवंबर-दिसंबर में आई इंक्रीज़ माय एक्सपोज़र टू 5 टू 10%। माय पोर्टफोलियो एक्सआईआर जो हमेशा 12-13% के बीच में रहता था, बिकॉज़ ऑफ द रीसेंट रैली इन गोल्ड, दैट ऑल टाइम एक्सआईआर हैज़ बिकम अबाउट 16% नाउ। गोल्ड एफओएफ में ही मुझे करीब आई थिंक 35% प्लस रिटर्न्स आए हैं इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। सो दैट हैज़ बीन अ गुड, बट इट्स नॉट, मैंने आई डिडंट डू इट विद अ ट्रेडिंग मेंटालिटी। आई डिड इट कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है एंड आई वांट टू इंक्रीज माय एक्सपोजर इन गोल्ड बिकॉज़ करेंसी वाज डेप्रिशिएटिंग। आई वाज सीइंग some risk building in the equity market. So that's why I increased my exposure in gold. What do you think about copper? People are saying that copper is the next silver. आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए कॉपर में देर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर डेवलपिंग लाइक ईवी में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इन रिन्यूएबल एनर्जी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम एन एएमसी पर्सपेक्टिव हम लोग कॉपर का फंड लॉन्च नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप कमोडिटी का फंड लॉन्च कर रहे हैं उसमें देयर हैज टू बी एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी। लाइक जैसे गोल्ड अगर आप ईटीएफ में बाय कर रहे हैं, सो वी बाय दैट फिजिकल गोल्ड एंड वी कीप इट सेफ विद अस। Silver, we buy that silver, physical silver, and keep it safe with us. Copper में we can't do it, because it's very bulkier commodity. बट कॉपर में अगर आपको प्ले करना है तो दैट्स मोर ऑफ अ कमोडिटीज मार्केट में आप एफएनओ कर सकते हैं, विच इज नॉट अ एरिया इन विच वी एज एन एएमसी ऑपरेट। मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंटेलिटी, वी आर मोर ऑफ लाइक कंपाउंडिंग एंड वेल्थ क्रिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ कॉपर फंड अभी। And if let's say someone who's watching this has like
मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स, या 25, 30, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 20-25 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। या आप उनको क्या कहना चाहोगे एंड आइडियली कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने चाहिए? देखिए आपके टॉप जिस मेरे मेरे भी कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, बट दैट इज़ लार्जली बिकॉज़ आई एम ट्रैकिंग अ स्कीम, राइट? कि वो स्कीम कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे वो लोग रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, एम आई कंफर्टेबल विद दैट स्कीम? सो आई आल्सो हैव अ लार्ज स्कीम का पोर्टफोलियो, बट माय 90% ऑफ द पोर्टफोलियो कॉन 80 टू 90% पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन इज़ इन टॉप 7 टू 8 स्कीम्स। तो वो 7 टू 8 स्कीम्स आफ्टर ऑब्जर्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, very importantly, after consulting my advisor, I have selected those schemes and I make changes in those schemes in 6 months. जैसे फॉर एग्जांपल अभी से 1 साल पहले मैंने मैफ में अपना एक्सपोज़र बढ़ाया था, and that has worked out well. We also launched a MAF fund because we were seeing about 4 months back. That has also done well. Right. राइट? अभी मैं स्मॉल कैप में अपना एक्सपोज़र बढ़ा रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई कीप चेंजिंग माय पोर्टफोलियो, एंड बट लाइक कोर पोर्टफोलियो इज़ अबाउट 7 टू 8 schemes is what I would say. You can have as much as 10 schemes also, बट लाइक 80 टू 90% आप 10 schemes के थ्रू मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। So there are 45 plus AMCs now in India and there are more than, I assume, 2000 से ज़्यादा भी टोटल स्कीम्स हो गए या, म्यूचुअल फंड के? मोर देन दैट। More than 2000 schemes. How do जी। I select the best mutual fund scheme and how do I select the best mutual fund manager? मतलब इन्वेस्ट करने के पहले मैं क्या चीज़ें देखूँ? देखिए, द सिंपलेस्ट आंसर इसका ये है कि कंसल्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज़ देयर जॉब। वो आपका प्रोफाइल समझेंगे, वो आपसे समझेंगे कि आपकी क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या ड्यूरेशन है। वो आपको अच्छे से पोर्टफोलियो बना के देंगे, एंड आई ऑल्सो डू इट। Even though I run my own AMC, I can do it on my own, but because they are monitoring it, they are much more efficient than me at any point in time, right? So I suggest that wholeheartedly. अगर आपको खुद करना है, खुद डीआईवाई आपको करना है, तो इट विल टेक अ लॉट मोर एफर्ट्स, राइट? आपको इन्वेस्टमेंट उसके फैक्ट शीट में जाके आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करके समझना पड़ेगा इज़ इट स्कीम फॉलोइंग दैट ऑब्जेक्टिव जो वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है स्मॉल कैप, बट लाइक 40% इज़ स्टिल लार्ज कैप और 30-35% इज़ लार्ज कैप। सो स्मॉल कैप में जब भी रैली आएगी, स्मॉल कैप के रिटर्न्स आएँगे, विल दिस स्कीम बी एबल टू मिमिक दोज़ काइंड ऑफ रिटर्न्स? So those are the kind of things you will have to understand and monitor. But your mutual fund distributor or an advisor will be able to do a much better job at scheme selection as per your return risk return profile. बट अगर मेरे को जानना है दैट हु इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड इफ आई वांट टू लाइक लेट्स से अंडरस्टैंड ओके ये फंड मैनेजर का स्टाइल ऐसा है एटसेट्रा, सो हाउ डू आई Sure. आइडेंटिफाई दैट ही इज़ द बेस्ट फंड मैनेजर सूटेड फॉर मी इफ आई वांट टू डू इट Yeah. बाय माय सेल्फ? देखिए कुछ-कुछ जिस तरह से लोगों ने किया है, देखिए इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, बट सिंपल जो है, जैसे देयर आर लॉट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स, वैल्यू फंड मैनेजर्स, राइट? हू बाय वैल्यू स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स व्हिच आर अवेलेबल एट गुड पी। तो आप वो समझ सकते हैं, दैट्स द वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क्स फॉर यू। Like in Grow AMC, we follow QGARP as a philosophy, right? So you can go and study हमारा stocks का portfolio. How do we look at quality? You can of course reach out to us and you can ask, is it a good quality stocks, good growing stock, and available at a reasonable price? So you can understand the philosophy of a fund house. Look at ki are they following that in real time? Are you comfortable with that philosophy? And then you invest in that fund house. So I would suggest start with the fund house because the thought process start with the fund house, then it goes to a fund manager. So start with the fund house, be comfortable with the fund house, and then go to the fund manager. सो जैसे अभी एक और ट्रेंड मैंने देखा है यंगस्टर्स और जेनजीज में कि एयूएम जो होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का, अगर वो बहुत बड़ा है तो उनको कंफर्ट लेवल आता है एंड अगर वो एयूएम लेट्स से 1000 करोड़ से नीचे है तो उनको लगता है हाँ, कि यार ये थोड़ा रिस्की है तो इसमें इन्वेस्ट yeah, नहीं करना चाहिए एंड yeah, दैट्स व्हाई इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर द न्यू फंड मैनेजर्स ऑल्दो दे हैव अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड इन द पास्ट टू yeah, स्केल इट बिकॉज वो 1000 करोड़ मीट करना इज लाइक वन बेंचमार्क. right. सो डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री वेयर लेट्स से एयूएम अगर बहुत ज्यादा है तो ही कंफर्ट लेवल आता है एंड डू यू थिंक दैट higher the AUM, then better the mutual fund? Like, what are your thoughts on this entire thesis? Yeah, yeah. See, देखिए broadly you are right. Like हायर AUM से थोड़ा ट्रस्ट क्रिएट होता है, थोड़ा कंफर्ट क्रिएट होता है। पर अगर आप स्मार्ट मनी देखें, लाइक स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, दे लुक एट गुड फंड मैनेजर, दे लुक एट गुड फंड हाउस, एंड इवन दो वॉट एवर इज द AUM, दे अलोकेट मनी, राइट? हायर AUM से जो प्रोज इज ऑफ कोर्स कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, द कॉन्स इज दैट कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी फंड में बहुत कम हो जाती है, राइट? स्मॉल AUM से क्या होता है, गुड फंड मैनेजर कैन यूज दैट स्मॉल AUM टू रियली गुड गिव गुड रिटर्न्स एंड हैव अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे अगर हम स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी की बात करें, जस्ट एक एग्जांपल की बात करते हैं। अगर कोई फंड है जिसका 10,000 करोड़ का AUM है, राइट? नाउ 1% ऑफ 10,000 करोड़ विल बी से 100 करोड़, विल बी 100 करोड़।
अब उसको 100 करोड़ का पोजीशन अगर एक स्मॉल कैप स्टॉक में लेना है, इट कैन बी वेरी गुड स्टॉक, राइट? इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वो स्टॉक मान लीजिए इज़ अ सर्टेन मार्केट कैप 25,000 करोड़, उसमें भी 100 करोड़ बाय करना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। But a fund which is at a 200, 300 crore can have a good position in that stock very quickly, right? तो and it can generate alpha. तो ये differentiation create होना शुरू हो जाता है. Of course, higher AUM attracts more AUM, and that is rightly so because people don't know. People DIY में आप इतना रिसर्च नहीं कर सकते हैं, आप खुद करने की कोशिश कर रहे हैं तो. इसलिए I always suggest to consult your financial advisor. They are operating. They look at a much broader market. They look at ki what kind of funds are getting launched, what is the right AMC, what are the right fund managers. So they might be able to do a right allocation for you. For example, in Grow AMC, हमने जब अपना स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया, द मनी विच वी गॉट वर ऑल फ्रॉम गुड इन्वेस्टर लाइक स्मार्ट इन्वेस्टर्स, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी वर टारगेटिंग, राइट? दिस इज नॉट अ गुड टाइम. अभी स्मॉल कैप में इतना रैली नहीं आया है, सो पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप इन द लास्ट 1 year or so. But smart money has now started flowing in small caps, right? So that differentiation continues to exist. So you mentioned about fact sheet in one of the previous answers, right? So fact sheet कितना important है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, एंड सेकेंडली हाउ टू रीड अ फैक्ट शीट, हाउ टू इंटरप्रेट द मेन पॉइंट्स? Yeah. देखिए फैक्ट शीट में कई सारी चीज़ें होती हैं. यू ऑल्सो हैव NAV, यू हैव AUM, you have the fund manager. The most important thing is the investment objective, right? You have to understand what is the investment objective of the scheme. Then you have to do your research to understand is the scheme meeting its investment objective, और अगर वो कर रही है तो कैसे कर रही है, राइट? तो काफ़ी डिटेल्स में मेंशन होता है. तो अगर आप खुद DIY इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट रिसर्चिंग अबाउट अ स्कीम. And then of course the fund manager. So look at the past performance of the fund manager. उसने क्या किया है? Is it a new fund manager? Is it an old fund manager? उसका style of investing क्या है? That will give you a lot of comfort. So these are the 2-3 important points जो आप fact sheet के through check कर सकते हैं. एंड इसमें अगर फैक्ट शीट में अगर मैं डिटेल में थोड़ा बात करूँ तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं जैसे शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड Yeah, डेविएशन, yeah, बीटा एटसेट्रा. सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स लाइक व्हाट आर दीस टेक्निकल टर्म्स एंड कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए? sure. देखिए कई there are lot more factors in terms of Sharpe, standard deviation, information ratio जो भी आया है. Largely they come in the direction very simply, for this audience of this channel, वो बताते हैं कि आपने कितना रिटर्न जनरेट किया है आफ्टर टेकिंग हाउ मच रिस्क, एंड हाउ मच इज योर रिटर्न्स डिविएटिंग, उसमें कितना वोलेटिलिटी है, राइट? सो दिस आर लाइक इफ यू वांट टू गो 2-3 लेवल्स डीपर देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ मेजरिंग योर फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग, राइट? कि आपने कितना रिस्क लेके, तो देर आर फंड्स जो वेरी हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न जनरेट करते हैं. देर आर फंड्स जो हाई रिस्क लेके मीडियम रिटर्न जनरेट करते हैं. But of course, future performance is not driven by any of these parameters. So do understand this. If you do go into this detail, अगर आपको parameters समझ में आते हैं, that will also help in your decision making, Yeah. and can be relevant for some investors. But I have seen that largely it is what has happened in the past, right? But the investment objective and investment approach defines what is going to happen next, right? So वो understand करना is much more important. Also, I'll just ask you a little bit on your personal finance journey as well. So, Yeah. what has been your best financial investment and what has been your worst financial investment? See, my best financial investment was, of course, investing in myself. Luckily, right, I always, in my career, basically, like I always was in startups, and that has worked out well for me. Luckily, does not work out well for a lot of people. I got lucky that it worked out well for me. So that has been my best, financially rewarding investment. So let me rephrase my question. So I Yeah. think, of course, investing in myself is also the best investment. But I want to know about the asset class, or I want to know about monetary thing कि okay आपका ये asset में best investment था and आपने कितना return बनाया, कौन से asset में worst investment था and आपने कितना पैसा खोया? श्योर. सो देखिए मेरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो बेस्ट था वो था इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप वे बैक, राइट? सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स वे अर्ली, जो स्मॉल कैप का अभी रैली आया है और हमने आफ्टर 2016-2017 इट हैज़ बिकम पॉपुलर. बट आई रियलाइज़ कि अगर आपके पास कम पैसा है, एंड आपको एसआईपी क्रिएट करना है, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कैन हैपन विद स्मॉल कैप, मिड कैप काइंड ऑफ फंड. सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप. कितना रिटर्न बनाया था आपने वो फंड में? So in that fund, my XRR will be close to 25% now. Oh wow, over Yeah. 10 years. Over 15 years now. 15 years. Yeah, 15 years mutual fund में आपने 25% XR, it's 25% commendable. XRR. Yeah. And what is your worst investment?
My house. So I bought my first house in 2013, हाँ, and that has been the worst ROI. Lot of money went there. I took a कितने में loan, of खरीदा था course. आपने? तो मैंने गुड़गांव में लिया था 2013 में हुँ, about 95 lakhs to 1 crore में. ओके। It has appreciated after 12 years to only double of it, हुँ, or तो less than double of 6% it. 6% Yeah, पर six एनम। seven percent kind of. I didn't like that. But I'm very happy that वो worst investment, gave me direction to go into mutual funds. Because I realized कि this is a mistake I've done. Many Indians end up doing this kind of a mistake. I realized कि real estate investing is कि आप अपने घर में रहिए. Buy invest only in your primary house, या, which is what I've done now. I've only bought another house, but only for my living. No, I don't invest in real estate anymore. Real estate करना है तो REIT InvIT आप कर सकते हैं. But otherwise, real estate investing is not for white collar workers, and that is what I realized after doing my mistake. अगर आपको जेनज़ीज़ को कैटर करना है, आजकल के जेनज़ीज़ आपके हिसाब से क्या 2 या 3 गलतियाँ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉज़िंग देम टू गो ब्रोक? The biggest, which I think, is that they are trend chasers or momentum chasers, right? जैसे the biggest challenge which I have faced अभी in the last few months is that silver का इतना noise हुआ. A lot of people started investing in silver. And they were saying कि okay ऊपर ही जा रहा है, every day it is going by 4-5%, 6%, and a lot of money started flowing in. जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट मनी केम इन ओनली व्हेन सिल्वर वाज एट इट्स टॉप, राइट? एंड स्मार्ट मनी एग्जिटेड बाय देन, राइट? तो कई लोगों ने एग्जिट कर लिया, बट मैनी लॉट ऑफ मनी केम इन ओनली व्हेन इट वाज एट द टॉप, राइट? पीपल वर चेजिंग मोमेंटम. आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट, राइट? इफ यू वांट टू डू, जैसे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन ट्राइंग टू क्रिएट रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म. That is the only thing which I believe Gen Z is getting it, is not getting it completely correct. You want to do short term momentum, do it with 5-6% of your portfolio, right? Play around with that money. But majority of आपका जो investable money है, that should remain in assets जिसमें long term compounding हो सकता है, which can be in core equity funds or some diversified hybrid funds or some thematic funds. But leave it to the fund manager, or if you want to do your own DIY, select themes rather than just chase momentum by investing in stocks or in a particular asset class. When did you make your first rupees 1 crore in life and how was that feeling? uh, See, I graduated from IIT Madras in 2010. I made my first crore in 2013, 2014 Oh, types. nice. Yeah. So you must be what, 24, 25 that time? मैं 23 साल का था जब Oh, ग्रेजुएट हुआ था. wow. नहीं, जब ग्रेजुएट हुआ था Okay, आई वाज okay. अबाउट 26, 27 Wow. व्हेन आई मेड माय फर्स्ट करोड़. How did you make it? मैं अपना आई वाज रनिंग माय ओन स्टार्टअप. सो हाँ, एंड दैट वाज गुड रिवॉर्डिंग, फाइनेंशियली गुड रिवॉर्डिंग. B2B स्पेस था, तो इट वाज गुड रिवॉर्डिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. क्या ऑफ स्टार्टअप था? It was in big data analytics. So we are क्या? talking about AI and analytics right now, but of course AI is much more advanced now. But at the time, analytics services was the very big industry, right? Like big MNCs, they look for analytics services, like someone who can come and understand data and give them insights. Ki how do you take a strategic decision? So analytics consulting, mein I was running that company. So that was the time. I don't think I was especially proud or anything because it was an output of all the work which was doing. So that has remained consistent. Like I'm happy with the outcome now, Yeah. but I have never stopped to think कि अच्छा पैसा बन गया है, now it is okay. Like it, So you made your first rupees 1 crore when you were 27. अगर yeah, कोई एक यंगस्टर ये वीडियो देख रहा है जिसको yeah, फर्स्ट 1 करोड़ बनाना है, उनके sure. लिए आपकी क्या एडवाइस है? See, one thing जो मैंने किया, like I did a lot of mistakes, right? जैसे lot of financial mistakes. जैसे मैंने 1 करोड़ तो बना लिया, but I invested it in the house, right? तो फिर उसका वैल्यू मुझे बहुत समय तक नहीं मिला. And I saw a lot of downturn. जैसे after 2015 जब I left my first startup, I did another startup which then Grow acquired, but that 4 years I didn't earn a single amount of money, right? So I saw that downturn in my life. I got married, I had a kid, but I didn't have money to support, right? So I my life saw a lot of upwards downward trajectory. I don't suggest that to anyone, right? Because the chances of success are very slim, and of course you're playing a different game. The way to create wealth, which I believe should be more structured, right? Like we'll focus on people जो job कर रहे हैं, right? आप job अगर करते हैं, there is an easy way. You keep doing that job, you keep saving 50 to
anyways between 50 to 70%. Keep your costs low till you're not married, right? Because anyways the expenses are low. Save that money, invest that money. पहले इन्वेस्टमेंट इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, राइट? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अभी बहुत रिसेंट लोगों को समझ में आया है. सम पीपल लाइक अस हैव नोन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. So you can continue investing that money, and over a period of time you will be able to accumulate that wealth, क्योंकि अब investing में compounding होता है, and people are also able to realize. So that is a very structured way of creating wealth over a period of time. I have known my friends, जैसे मेरा बहुत upside downside रहा, जैसा मैंने आपको बताया कि I earned 1 crore in 2013, but then I went through a downturn for 5 years where I didn't earn any money. There are friends of mine who kept on doing job for 15 years. They kept on investing. And they also did very well over a period of time, right? They saved a lot of money. So there is a more structured, more stable way of creating wealth. There are other ways also. You can take risk in your life, like, the way I did. But you should be comfortable knowing what you're getting into, right? Because the chances of success are very, very low. Amazing conversation. Thank you so much for doing this. Last question that I ask all my guests. It's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Varun Gupta, what is one question you'd like to ask Varun towards the end? See, I'll be very, if I was in your young like you, and I would be very curious to know, like, how does life change, right? They say, how does life change when you are in your early 20s Yeah. to in your late 30s or early Yeah. 40s? How does money changes you? How Right. does, investing changes you? I would have been very keen to know that. That has been मेरा बहुत interest रहा है इसमें. The books which I read are lot of biographies. How do people take some decisions? What has, inspired them? What has changed their lives? So I would have been very curious to know, as a person in my early 20s, ki what has been some pivotal points in your journey. So yeah, let's answer that. So what has been some pivotal points in your journeys and how has life changed after, like, from early 20s to early 30s to 40s? See, it has been, I would say ki mera personally it was very roller coaster. Like I saw a lot of ups, then I saw major downs, right? Like not doing well in my startup, and then one thing which remained consistent was kept working hard, to realize the goals. And money, of course, right now, like, it doesn't change much. I continue to invest. Of course, like, lot more knowledge now, right? You realize while at any point of time में अगर पीछे सोचता तो मुझे लगता था कि हाँ यार, मुझे काफी पता है मार्केट चीजों के बारे में. But when I look back, when I was in my early 20s, I didn't know anything, right? So it's always good to consult. I didn't take anyone's advice. I was always following my own passion, but I don't think that's the right way to go about it. If I have to do it all over again, I'll go back, I'll have some mentors, I will consult them, I'll understand what is the right way to go, for anything, largely for investment, for life choices, because this kind of ups and downs is not recommended, for anyone, for most people, because again, the chances of success are very slim. So some pivotal points was when I started my first startup, when I started my second startup. The most pivotal point was when I one day I decided कि अब नहीं चल रहा है. So then I started looking out for suitors, who can buy that out, and luckily Grow got me Grow bought it out, and since then I have been with Grow and building other things. Yeah, so that has been the journey. Amazing, very inspiring. Thank you so much for doing this once again. बहुत मजा आया, and आपने बहुत easy terms में explain किया, right, about like index funds, ETFs, FOFs, and a lot of value that you've given to the audience. Thank you so much for doing this once again, and I'm sure everyone who's watching this has got an immense value from this conversation. So wish you all the best, and thank you so much. Thank you so much. It was my pleasure. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.